नमस्कार दोस्तों। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये है हरियाणा की ये एक सच्ची घटना है। अवैध संबंधों के कारण हरियाणा में 3 लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन ये बात प्यार के संदर्भ में सही भी प्रतीत होती है। अगर कोई लड़का किसी लड़की से सच्चा प्यार करता है तो वो अपनी या उस लड़की की जाति, अमीरी गरीबी या रंग रूप के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ सच्चा प्यार करता है। यहाँ तक तो सब ठीक है, क्योंकि उसके मन में यही इच्छा होती है कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ मेरी उससे शादी हो जाए। वो अपने प्रेमी के गुण दोष नहीं देख पाता कि मेरे पार्टनर में ये खूबियाँ हैं, ये कमियाँ हैं, बस वो अंधा प्यार करता है। ये बात जायज़ है, इसको जायज़ ठहराया जा सकता है, क्योंकि प्यार चीज़ ही ऐसी है। जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है तब उसको अपने पार्टनर की बुराइयां दिखाई नहीं देती, बल्कि अच्छाइयां ही दिखाई देती है। लेकिन जब किसी शादीशुदा औरत को किसी शादीशुदा मर्द से प्यार हो जाए तो उसको अंधा प्यार नहीं कहा जा सकता, बल्कि उसको अंधी हवस कहा जाता है। आज की कहानी भी कुछ इसी तरह की कहानी है। एक औरत हवस में अंधी होकर अपने प्रेमी को पाने के लिए अपने पति को करंट लगवाकर मरवा देती है। प्रेमी को तो वो हासिल नहीं कर पाती, सारे गांव में उसकी बदनामी होने लगती है। सारे गांव में उसकी करतूत के बारे में पता चल जाता है, लिहाजा शर्म के मारे वो भी सुसाइड कर लेती है। ना वो पति की हो पाती है और ना ही अपने प्रेमी की। उधर प्रेमी की माँ भी आत्महत्या कर लेती है। एक हत्या और दो दो आत्महत्या, इसके पीछे आखिर वजह क्या थी? क्यों 2 लोगों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा? दोस्तों, मैं सारी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। कहानी कुछ इस तरह से है। ये घटना हरियाणा की है। हरियाणा के जींद में अवैध संबंधों में पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत हो जाती है। सबसे पहले पत्नी अपने बॉयफ्रेंड देवर के साथ मिलकर अपने पति को करंट लगवाकर मरवा देती है और फिर हार्ट अटैक की बात सबको बताकर अपने पति का अंतिम संस्कार भी कर देती है। लेकिन कुछ देर बाद ही उसकी इस करतूत का सबको पता चल जाता है। सुरिंदर नाम के शख्स की शादी आज से 5 साल पहले हुई थी। लड़की जिससे सुरिंदर की शादी होती है उसका नाम पूजा होता है। पूजा और सुरिंदर दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। शादी के 1 साल के अंदर ही इन दोनों के यहाँ एक बेटे का जन्म होता है। घर में खुशी का माहौल बन जाता है। हंसी खुशी दोनों अपने बच्चे के साथ समय व्यतीत करने लगते हैं। सुरिंदर को लगता था कि उसको सारी दुनिया की तमाम खुशियाँ मिल गई है, लेकिन उसको नहीं पता था कि आने वाले साल उसके लिए अच्छे नहीं होने वाले थे। थोड़ी देर बाद ही सुरिंदर की खुशियाँ गम में बदलने वाली थी। सुरिंदर इन सब से अनजान अपनी खुशियों में मगन था, लेकिन उसकी पीठ पीछे उसका चचेरा भाई सोनू अक्सर उसके घर आता जाता रहता था। अब रिश्ते में चचेरा भाई था, घर में आने जाने पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। सोनू की शादी हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो काफ़ी रंगीन मिजाज का था। धीरे धीरे वो पूजा से नज़दीकियाँ बढ़ाने लगता है। अब अक्सर सुरिंदर काम के सिलसिले में घर से बाहर होता था और सोनू मौके की तलाश में सुरिंदर के घर के अंदर होता था। एक दिन सोनू पूजा को बोलता है कि भाभी मेरे लिए चाय बना दो। पूजा सोनू के लिए चाय बनाने के लिए रसोई घर में चली जाती है। सोनू भी पीछे पीछे पूजा के रसोई घर में चला जाता है और मौका देकर उसको पकड़ लेता है। पूजा को बड़ा अटपटा लगता है। उस दिन तो वो सोनू को कुछ नहीं कहती, बल्कि वहाँ से चुपचाप चली जाती है। सोनू घबरा जाता है। उसको लगने लगता है कि अब शायद पूजा अपने पति को उसकी इस हरकत के बारे में बता देगी, इसलिए वो भी वहाँ से चला जाता है और काफ़ी दिनों तक वो दोबारा पूजा के घर के आसपास भी नहीं आता। लेकिन जब सुरिंदर उसको मिलता है तो सुरिंदर उससे बड़े सामान्य तरीके से मिलता है। सोनू को लगने लगता है कि पूजा ने उसकी शिकायत सुरिंदर से नहीं की होगी। अब सोनू की हिम्मत बढ़ने लगती है। वो एक दिन मौका पाकर सुरिंदर के घर चला जाता है और ज़बरदस्ती उसकी पत्नी पूजा के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है और इस तरह से पूजा और सोनू के नाजायज़ रिश्तों की शुरुआत हो जाती है।
अब दोनों मौके की तलाश में रहने लगते हैं। जब भी उन्हें मौका मिलता दोनों आपस में शारीरिक संबंध बना लेते और इस तरह से धीरे धीरे सोनू और पूजा की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। जैसे जैसे दोनों के संबंध गहरे होते जा रहे थे वैसे वैसे ही पूजा अपने पति सुरिंदर से नफ़रत करने लगती है। वो सुरिंदर को अब रास्ते से हटाना चाहती थी और इसके लिए वो लगातार सोनू को अपने पति की हत्या करने के लिए प्रेशराइज करने लगती है और फिर दोनों मिलकर सुरिंदर की हत्या की प्लानिंग करते हैं। 27 मार्च की बात है। सोनू सुरिंदर को फ़ोन करता है और अपने जन्मदिन का बहाना लगाकर उसको शराब पार्टी देने के बहाने बुलाता है और उसको खेत में आने के लिए कहता है। अब सुरिंदर को सोनू की नीयत के बारे में ज़रा भी अंदेशा नहीं था, इसलिए वो सोनू के कहने पर उसके साथ कार में बैठकर खेत की तरफ चला जाता है। सोनू ने पूरी तैयारी पहले ही कर रखी थी। उसको लग रहा था कि अगर किसी ने रास्ते में उसको आते हुए देख भी लिया तो यकीनन सुरिंदर की मौत होने के बाद उससे पूछताछ हो जाएगी, इसलिए उसने अपनी कार के नंबर के ऊपर एक कपड़ा बांध दिया था। नंबर प्लेट को कपड़े से ढकने का उसका मकसद ये भी था कि अगर कार सीसीटीवी कैमरा की रेंज में आ भी जाए तो उसकी कार के नंबर का किसी को पता नहीं चलेगा। और इस तरह से दोनों खेतों पर पहुंच जाते हैं। खेत पर पहुंचकर सुरिंदर और सोनू शराब पीने लगते हैं। सोनू खुद थोड़ी शराब पी रहा था और सुरिंदर को ज़्यादा शराब पिला रहा था। थोड़ी देर बाद ही सुरिंदर के दिमाग पर शराब का नशा हावी होने लगता है। सुरिंदर बेसुध हो जाता है। तभी सोनू उठता है और कार में से एक बिजली की मोटर निकाल कर लाता है। दरअसल सोनू ने सारी प्लानिंग पहले ही बनाई हुई थी। सोनू सुरिंदर को बिजली का करंट लगवाकर मारना चाहता था, इसीलिए वो बिजली की मोटर भी अपने साथ ही लेकर आया हुआ था। उधर सुरिंदर शराब पीकर बेसुध पड़ा हुआ था। सोनू ने मोटर की तारें निकालकर सुरिंदर के हाथ में पहने हुए कड़े के साथ बांध दी और दूसरी तरफ से मोटर का प्लग बिजली की सॉकेट में लगाकर स्विच ऑन कर दिया। सुरिंदर करंट के कारण तड़पने लगता है, लेकिन सोनू तब तक बिजली का कनेक्शन ऑफ नहीं करता जब तक कि करंट के कारण सुरिंदर की मौत नहीं हो जाती। थोड़ी देर बाद ही करंट के कारण सुरिंदर दम तोड़ देता है और उसके बाद सोनू उसके शव को कार में डालता है और उसके घर लेकर जाता है। पूजा घर के दरवाजे पर ही खड़ी थी क्योंकि सारी प्लानिंग तो पहले ही बनाई जा चुकी थी। जैसे ही सोनू सुरिंदर की डेड बॉडी को लेकर उसके घर के बाहर आता है, पूजा और सोनू दोनों मिलकर सुरिंदर की लाश को कार से निकालते हैं और कमरे में ले जाकर बेड पर लिटा देते हैं और उसके ऊपर चादर डाल देते हैं ताकि देखने वाले को यही लगे कि शायद सुरिंदर सो रहा है। पूजा अपने पति की लाश के पास ही सो जाती है। सोनू वहाँ से चला जाता है और सुबह होने पर पूजा रोने का नाटक करने लगती है। घर वाले पूजा के रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके कमरे में आते हैं और पूछते हैं कि बहू क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो वो कहती है कि सुरिंदर को रात को सीने में दर्द हुआ था, मैंने उसको पानी पिलाया तो उसने कहा कि अब ठीक है। उसके बाद वो सो गए और मैं भी सो गई, लेकिन जब मैं आज सुबह उठी तो मैंने सुरिंदर को हिलाया डुलाया लेकिन वो हिल नहीं रहे। परिवार वाले देखते हैं तो सुरिंदर की सांसें थम चुकी थी, पल्स बंद हो चुकी थी। अब परिवार वालों को लगने लगता है कि बहू ठीक ही बोल रही होगी, हार्ट अटैक के कारण सुरिंदर की मौत हो गई होगी। बस यही समझकर घर वाले सुरिंदर की लाश का पोस्टमार्टम भी नहीं करवाते और सुरिंदर का अंतिम संस्कार करवा देते हैं। संस्कार के बाद परिवार वाले सुरिंदर की मौत का मातम मना रहे थे कि अचानक से सुरिंदर के भाई को खेत पर किसी काम के लिए जाने की ज़रूरत पड़ती है। सुरिंदर का भाई जैसे ही खेत में पहुंचता है वो वहां पर सुरिंदर की चप्पल पड़ी हुई देखता है और चप्पलों के पास ही किसी को घसीटने के निशान ज़मीन पर साफ साफ देखे जा सकते थे और कार के पहियों के निशान भी पास ही मिलते हैं। अब सुरिंदर के भाई को लगने लगता है कि हो ना हो सुरिंदर की मौत के पीछे कोई ना कोई साजिश जरूर रची गई है। सुरिंदर का भाई खेत जाने वाले रास्ते पर लगे हुए तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करना शुरू करता है
सुरेंद्र की मौत के तकरीबन 15 दिन बाद एक सीसीटीवी फुटेज में 27 मार्च की रात को सोनू अपनी कार से खेत की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में साफ साफ दिखाई देता है कि सोनू अपनी कार में सुरेंद्र को खेत में ले जा रहा था, लेकिन वापसी के वक्त सुरेंद्र कार में बैठा हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि सुरेंद्र की हत्या करके सोनू ने सुरेंद्र की लाश को कार की डिक्की में डाल दिया था। और उसके बाद घर के सदस्यों का शक पूजा और सोनू पर जाने लगता है। सुरेंद्र का भाई पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाने चला जाता है। अब पूजा को लगने लगता है कि पुलिस आएगी तो सबसे पहले उसको ही गिरफ्तार किया जाएगा और वो सारी उम्र जेल में ही रहेगी। पूजा डर जाती है। दूसरी तरफ सुरेंद्र के परिवार वाले भी सुरेंद्र की मौत के लिए पूजा को ही दोषी मानने लगते हैं। अब पूजा को लगने लगता है कि उसका ये नाटक ज़्यादा देर नहीं चलेगा, लिहाजा शर्मिंदा होकर पूजा जहर खा लेती है, जिससे कि उसकी भी मौत हो जाती है। उधर सोनू को पूजा की मौत की खबर मिलती है। सोनू गांव से फरार हो जाता है। अब घर में दो मौतें हो चुकी थी, सुरेंद्र की और उसकी पत्नी पूजा की। पुलिस वाले मामले की इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करते हैं तो धीरे धीरे सबको पता चलता है कि सोनू के पूजा के साथ नाजायज़ संबंध थे। मामला गांव का था, शहर में होता तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। अब चूंकि गांव का मामला था तो परिवार के लोग सोनू की मां सुदेश को ताने मारने लगते हैं और इन्हीं तानों से परेशान होकर 22 अप्रैल को सोनू की मां सुदेश भी फांसी लगाकर अपनी जान दे देती है। कुछ देर बाद सोनू पुलिस की पकड़ में आ जाता है, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब सोनू अपना गुनाह कबूल करने की बजाय उल्टा पुलिस को ही गुमराह करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन पुलिस वाले सोनू और पूजा की कार डिटेल्स पहले ही निकलवा चुके थे और पुलिस के पास 27 मार्च की रात को सीसीटीवी की फुटेज भी थी। सुरेंद्र के फ़ोन की कॉल डिटेल्स भी पुलिस ने निकाल ली थी। सुरेंद्र के फ़ोन से लास्ट में जो बातचीत हुई थी वो सोनू के साथ मिलती है। अब सोनू के सामने पुलिस वालों ने जब ये सारे एविडेंस रखे तो सोनू ज़्यादा देर तक सच्चाई को छुपा नहीं सका और वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। उसके बाद पुलिस वाले सोनू की निशानदेही पर एक लोहे की राड और वो बिजली की मोटर भी बरामद कर लेते हैं, जिसके द्वारा सोनू ने सुरेंद्र को करंट लगवाकर मारा था। सोनू को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां से कि उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि कातिल चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। इस केस में भी ऐसा ही होता है। पूजा और सोनू बड़ी ही सफाई से हत्याकांड की घटना को अंजाम देते हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर तक पुलिस की आंखों में धूल नहीं झोंक पाए और पुलिस के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।